Hi everyone, this is Sheetal Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to continue the topic relative pronouns. In the last video, we have tried to learn about some terms related to relative pronoun only like phrase, clause, antecedent, defining and non-defining relative clause, etc. Now today we will see some uses of different relative pronoun. Let us start with use of who. We use who to refer to people, person or sometimes pet animal. Means who का यूज persons के लिए किया जाता है और कभी-कभी पेट एनिमल्स के लिए भी किया जाता है. यानी जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पर्सन हो तब हम हु का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज माई ब्रदर हु हेल्प्ड यू यस्टरडे. हियर यू जस्ट टेक केयर कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो एंटीसीडेंट है और हु बोल्ड लेटर्स में लिखा है. तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग? वो जिसने कल तुम्हारी हेल्प की थी वो मेरा भाई है. तो हु का एंटीसीडेंट है माई ब्रदर. माई ब्रदर इज़ अ पर्सन. तो हु का यूज़ एक पर्सन के लिए किया गया है. द नेक्स्ट वन, मिस मेहता हु वॉज सिंगिंग स्वीटली इज़ माई गुड फ्रेंड. मिस मेहता जो कि बहुत मीठा गाती हैं वो मेरी अच्छी दोस्त हैं. अगेन यू कैन सी मिस मेहता इज़ एंटीसीडेंट ऑफ हु और मिस मेहता एक पर्सन है. द नेक्स्ट वन, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन वाटर माई प्लांट्स वाइल आई विल नॉट बी इन द सिटी. मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे पौधों को पानी दे सके जबकि मैं शहर में नहीं रहूँगा. तो यहाँ पर भी समवन यानी जिसके लिए मैं देख रहा हूँ, जिसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ वो भी एक इंसान है. दैट इज़ अ पर्सन. दैट्स वाई वी हैव यूज हु. द नेक्स्ट वन, टॉमी हु इज़ माई पेट लव्स टू प्ले विद बॉल. यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने पेट एनिमल के लिए हु का यूज़ समझाने की कोशिश की है. यू कैन सी द सेंटेंस, टॉमी जो कि मेरा पेट है उसे बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है. तो यहाँ पर हु का एंटीसीडेंट है टॉमी. सो नेक्स्ट इज किटी हु लव्स इट्स किटन ऑलवेज प्लेज विद दैम. किटी जिसे कि अपने किटन से बहुत प्यार है वह हमेशा उनके साथ खेलती है. यहाँ पर किटी एक कैट का नाम है. दैट इज ऑल्सो अ पेट एनिमल. एंड द नेक्स्ट वन इज डिंडी हु इज सिटिंग इन द कैनल इज वेरी क्यूट पप. डिंडी जो कि एक बहुत ही क्यूट पपी है वह अपने कैनल में बैठा है. कैनल मीन्स द शेल्टर ऑफ डॉग. Now what is the next use of who? We use who in subjective forms only. Means we use who if the noun or the person or the antecedent in the subject or the antecedent is the subject of the verb. हम who का यूज़ सेंटेंस में तब करते हैं जबकि उसका जो एंटीसीडेंट है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो या डूअर हो. But informally we use who for objects also in the place of whom. लेकिन आजकल स्पीकिंग लैंग्वेज में whom का जो यूज़ है वो टोटली ओमिट कर दिया गया है. मोस्टली हम whom का यूज़ नहीं करके who का ही यूज़ करते हैं. बट कीप इट इन माइंड दैट इज़ इनफॉर्मल. जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तब हम who का यूज़ स्ट्रिक्टली सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए ही करते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. Sahil, who is the best swimmer in the district, has won the swimming championship. Sahil, जो कि डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्विमर है, बेस्ट तैराक है, उसने चैम्पियनशिप जीती है. स्विमिंग चैम्पियनशिप उसने जीती है. तो स्विमिंग चैम्पियनशिप जीतने वाला साहिल है. यानी साहिल डूअर है.
और इसीलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए हु का यूज़ किया है, क्योंकि साहिल ने एक काम किया है। साहिल इज़ द डूअर ऑफ द सेंटेंस, जो कि स्विमिंग चैम्पियनशिप जीतता है, तो उसी के लिए हमने हु का यूज़ किया है। नाउ इन द नेक्स्ट, मिस्टर रॉय हु गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट इज टेकिंग ट्रीटमेंट हियर। मिस्टर रॉय, जिसको कि इंजरी हुई थी, जिनका कि एक्सीडेंट में चोट लगी थी, वो यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मिस्टर रॉय कुछ काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसलिए मिस्टर रॉय इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं और हमने उन्हीं के लिए हु का यूज़ किया है। तो हु का जो एंटीसीडेंट है वो सब्जेक्टिव केस में या सब्जेक्टिव फॉर्म में है। एंड द नेक्स्ट वन इज द प्लेयर हु इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम प्लेड वेरी वेल। और नेक्स्ट इसका क्या मीनिंग हुआ कि वह प्लेयर जो कि टीम का कैप्टन है उसने बहुत अच्छे से खेला। तो प्लेयर ने गेम खेला, प्लेयर प्लेड वेरी वेल, दैट्स वाई प्लेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड वी हैव यूज हु फॉर द प्लेयर। यहाँ तक जो हमने सेंटेंस देखे उन सभी में जो सब्जेक्ट था उसी के लिए हमने हु का यूज़ किया है। बट नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय to whom you were talking is my good friend. Now here in the sentence whom का antecedent है boy, but boy कुछ नहीं कर रहा है, तुम boy से बात कर रहे थे, you were talking। यहाँ पर you जो है वो subject है और boy एक object है, because you were talking with the boy, that's why boy is the object of the of the sentence। बट इनफॉर्मली यानी कि स्पीकिंग लैंग्वेज में हम whom का यूज़ ना करके इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द बॉय हु यू वर टॉकिंग इज़ माई गुड फ्रेंड। ऑल्दो बॉय इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बट यहाँ पर हमने हु का यूज़ ऑब्जेक्ट फॉर्म के लिए भी किया है। लेकिन यह जो हमने यूज़ किया है हु का, ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लैंग्वेज के लिए है। अगर हम एग्ज़ाम में ऐसा लिखेंगे तो इट विल नॉट बी काउंटेड अ करेक्ट सेंटेंस, लेकिन स्पीकिंग के लिए इट इज़ ओके इफ़ यू आर यूजिंग हु टू रिप्लेस द whom. Now the next use. We use who with human collective nouns also. For example, group, team, committee और government. Group का मतलब group of peoples, team मतलब group of players और group of executives also. Committee means group of members or group of persons who are going to take some decision. Government, group of people or ministers who will govern the country or state. तो इस तरह से जब हम ह्यूमन कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तब उन्हें भी हम एक ह्यूमन या एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता हुआ मानते हैं और उसके लिए भी हम हु का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी हु वॉज सेट अप टू कंट्रोल द पोल्यूशन इज डिस्क्रीट। कमिटी जिसका गठन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। डिस्क्रीट कर देना मतलब एबॉलिश कर देना या कमिटी को हटा देना। तो इसमें हमने हु का जो एंटीसीडेंट है वो है कमिटी और हमने हु का यूज़ एक ह्यूमन कलेक्टिव नाउन कमिटी के लिए किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीम हु विल वॉन द मैच विल गेट द ट्रॉफी। वो टीम जो कि मैच जीतेगी उसे ट्रॉफी मिलेगी। Team is the group of player, that is human collective noun. That's why we have used who for the team. Now this is very important that the relative pronoun, antecedent and verb must agree with each other. ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब भी कभी हम सेंटेंस बनाते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट और उसके लिए यूज़ की जाने वाली वर्ब तीनों ही एग्रीमेंट में होने चाहिए, यानी तीनों ही एकदम एक ही टेंस की फॉर्म में और एक ही रूल को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हु एम सेलेक्टेड बाय द ग्रुप विल डिलीवर द स्पीच। सुनने में ये सेंटेंस थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि हु के बाद जनरली हम इज़, एम, इज़ या आर का यूज़ करते हैं। एम का यूज़ हम नहीं करते,
लेकिन क्या ये सेंटेंस ऐसे बोला जा सकता है? आई हु इज सेलेक्टेड बाय द ग्रुप विल डिलीवर द स्पीच। शायद सुनने में ये सेंटेंस प्रॉपर लगे, बट ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट है आई, और अब हमें जो वर्ब यूज़ करनी है वो हमें आई के एग्रीमेंट में करनी है, यानी आई के अकॉर्डिंगली करनी है। आई के लिए हम इज का यूज़ नहीं करते। दैट्स वाई द फर्स्ट वन इज करेक्ट। आई who am selected by the group will deliver the speech, because antecedent will follow the verb which is suitable for the subject, or I can say noun or pronoun. The next one, you who do not obey anyone will not get the attention. यहाँ पर हमने you के साथ do का यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर यू सिंगुलर होते हुए भी हमने हु के साथ डू का यूज़ किया है, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट है यू, और यू के साथ कभी भी डज का यूज़ नहीं होता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। हु यू हु डज नॉट ओबे एनीवन विल नॉट गेट द अटेंशन। यहाँ पर हमने हु के साथ यू एंटीसीडेंट होते हुए भी डज का यूज़ किया है, जो कि रॉन्ग है। That's why the first one is correct one. And the last one of the students who broke the glass was punished. अब यहाँ पर एक confusion हो सकता है कि who का antecedent है students, नहीं, this is wrong. who का antecedent students नहीं है, one of the students है, यानी कोई एक स्टूडेंट जिसने ग्लास तोड़ी है वो उसको पनिश किया गया है, सभी स्टूडेंट्स को पनिश नहीं किया गया है। दैट्स वाई इट विल बी रॉन्ग इफ आई विल से वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ब्रोक द ग्लास वर पनिश्ड। सभी स्टूडेंट्स को पनिश नहीं किया गया है, वन ऑफ द स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट को पनिश किया गया है जिसने ग्लास तोड़ी थी। दैट्स वाई यहाँ पर ग्लास के बाद वॉज पनिश्ड का यूज़ होगा, न कि वर पनिश्ड का। आई होप यू अंडरस्टूड इट कि जब भी कभी हम सेंटेंस बनाएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट और उसकी वर्ब तीनों ही एग्रीमेंट में होनी चाहिए, तीनों ही एक दूसरे के साथ करेक्ट रूल को फॉलो करते हुए यूज़ होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट यूज़ ऑफ हु, वी यूज़ हु इज़ यूज्ड फॉर द बोथ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। आई होप जब हमने पिछले सारे एग्जाम्पल पढ़े तब आपने नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग क्लॉजेस पे ध्यान दिया होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग सेंटेंसेस क्लॉजेस का यूज़ हुआ है। द फर्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल हु सिट्स जस्ट नेक्स्ट टू मी इन द क्लास इज़ अ गुड सिंगर। इफ़ यू रिमेंबर, डिफाइनिंग क्लॉज में कभी भी कॉमा का यूज़ नहीं होता और डिफाइनिंग यूज़ सेंटेंस के लिए एसेंशियल होता है, जबकि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज सेंटेंस के लिए एसेंशियल नहीं होता और इसे सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा का यूज़ करना पड़ता है। बट द फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू विल सी, द गर्ल हु सिट्स जस्ट नेक्स्ट टू मी इन द क्लास इज़ अ गुड सिंगर। यहाँ पर पहली इंफॉर्मेशन है द गर्ल इज़ अ गुड सिंगर, बट एज यू कैन सी जब हमने इसमें डेफिनेट डिटर्मिनर द का यूज़ किया तो यह बताना बहुत ज़रूरी है कि हम किस गर्ल की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई इट हैज़ टू बी एक्सप्लेन विद द क्लॉज हु सिट्स जस्ट नेक्स्ट टू मी इन द क्लास। तो पूरा सेंटेंस ऐसे बनता है, वह लड़की जो क्लास में जस्ट मेरे पास बैठती है एक अच्छी सिंगर है। So it is a definite or defining clause. The next one, Mr. Atul Shah, who is my neighbor, is praised for his bravery. यहाँ पर अगर हम मेन क्लॉज की बात करें, दैट इज मिस्टर अतुल शाह इज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी। यहाँ पर मिस्टर अतुल शाह कौन है ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज द सेंटेंस इज गिविंग अस complete information. Mr. Atul Shah is praised for his bravery. But
to add something extra, some additional information, it is written that who is my neighbor. Who is my neighbor एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है एंड यू कैन सी कि इसे कॉमा की हेल्प से सेपरेट किया गया है। अगर मैं सेंटेंस इस तरह से पढ़ूं, मिस्टर अतुल शाह इज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट माना जाएगा। हु इज माई नेबर इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट मिस्टर अतुल शाह। Let us see the next example. The player who is the captain of the team played very well. Here again you can see, अगर मैं इस सेंटेंस में से एक क्लॉज निकाल दूं तो दूसरा क्लॉज बनता है द प्लेयर प्लेड वेरी वेल, बट अबाउट विच प्लेयर आई एम टॉकिंग इट इज़ नॉट क्लियर। इसलिए यहाँ पर एक डिफाइनिंग क्लॉज की हेल्प से सेंटेंस को कंप्लीट किया गया कि वो प्लेयर जो कि टीम का कैप्टन है अच्छा खेला। द प्लेयर हु इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम प्लेड वेरी वेल, दैट्स वाई इट इज़ अ डिफाइनिंग क्लॉज। नेक्स्ट वन, सैम who is one of the old players of my team was given the captainship. यहाँ पर Sam was given the captainship is the complete sentence because it is clear कि captainship Sam को दी गई है. But to add something extra about Sam, it is written who is one of the old players of my team. Sam जो कि मेरी टीम का एक पुराना खिलाड़ी है, उसको कैप्टनशिप दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्लॉज यूज हुआ है वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए इसे कॉमा की हेल्प से सेपरेट कर दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन, हिज कज़न हु प्लेज हॉकी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसका कज़न मेरा एक अच्छा दोस्त है जो कि हॉकी खेलता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये सेंटेंस पढ़ने में करेक्ट लगता है, बट वाई इट इज़ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि उसका एक ही कज़न है जो कि मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसके लिए मुझे हु प्लेज हॉकी कहना ज़रूरी नहीं है। हिज कज़न इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इट मीन्स उसका एक ही कज़न है, हिज ओनली कज़न इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बट to add something extra, some extra information, it is written who plays hockey. That's why it is a non-defining clause and separated with the help of commas. Now let's see the next example. One of his cousins who plays hockey is a good friend of mine. Here one of his cousins is a good friend of mine में complete information नहीं मिलती। उसके बहुत सारे कज़न हैं और उनमें से मेरा दोस्त कौन है, ये बात बताने के लिए मुझे ये ऐड करना ज़रूरी है हु प्लेज हॉकी। उसके बहुत सारे कज़न्स में से मेरा दोस्त वही है जो हॉकी खेलता है, इसलिए हु प्लेज हॉकी एक डिफाइनिंग क्लॉज है और इसे हम कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में हमने देखा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट यूज। व्हेन वी यूज हु एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द क्लॉज एंड नॉट इमीडिएटली बिफोर हु। जब भी कभी हम हु के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रीपोजिशन का यूज़ क्लॉज के एंड में करें। प्रीपोजिशन कभी भी हु के जस्ट पास में, यानी कि कभी भी हु के पास में या इमीडिएटली जस्ट उसके पहले यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द पर्सन हु आई न्यू आई रिलाई ऑन द मोस्ट। वो एक इंसान है, एक ऐसी इंसान है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ, यानी मुझे पता है कि मैं उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ। हियर यू कैन सी रिलाई ऑन द मोस्ट,
इसमें ऑन का जो यूज़ हुआ है, ऑन इज अ प्रीपोजिशन, और ऑन का जो यूज़ हुआ है वो क्लॉज के एंड में हुआ है। द मोस्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड है। आप अगर क्लॉज को कंप्लीटली समझे, आई न्यू आई रिलाई ऑन, यहाँ पर क्लॉज कंप्लीट हो जाता है। द मोस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा। नाउ लेट्स सी द रॉन्ग वन। शी इज़ द पर्सन ऑन हु आई न्यू आई रिलाई द मोस्ट। ये सेंटेंस का यूज़ गलत है क्योंकि इसमें ऑन का यूज़ हु के जस्ट पहले यूज़ किया गया है। ऑन को, ऑन इज़ अ प्रीपोजिशन, और ये यूज़ रॉन्गली इसे यूज़ किया गया है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का यूज़ हमेशा क्लॉज के एंड में होता है, न कि एंड हु के इमीडिएटली पहले। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Kavita is the only student who you can talk with. Here you can see, you can talk with Kavita. You can talk with Kavita. But यहाँ पर with का यूज़ जो हुआ है वो क्लॉज के एंड में हुआ है। गलत सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, कविता इज़ द ओनली स्टूडेंट विथ हु यू कैन टॉक। ये बोलने में ही कितना अजीब लगता है, विथ हु यू कैन टॉक, बट द करेक्ट यूज इज कविता इज़ द ओनली स्टूडेंट्स हु यू कैन टॉक विथ। प्रीपोजिशन का यूज़ क्लॉज के एंड में हुआ है, न कि हु के जस्ट पहले। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। श्रुति इज़ माई ओनली फ्रेंड हु आई कैन प्ले विथ। अब मैं यहाँ पर उसका रॉन्ग यूज़ नहीं लिख रही हूँ, यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि मैंने विथ का यूज़ हु के जस्ट पहले नहीं किया बल्कि क्लॉज के एंड में किया है। मैंने ऐसा नहीं लिखा श्रुति इज़ माई ओनली फ्रेंड विथ हु आई कैन प्ले, दैट विल बी रॉन्ग। द करेक्ट वन इज श्रुति इज़ माई ओनली फ्रेंड हु आई कैन प्ले विथ। द नेक्स्ट वन, he who stood with me during the hardship is the one I can trust on. यहाँ पर भी हमने क्लॉज के एंड में the one I can trust on का यूज़ क्लॉज के एंड में हुआ है। अगर इसे रॉन्गली बोलते तो ऐसे बोलते he on who I trusted stood with me during my hardship. ये सेंटेंस एकदम रॉन्ग फ्रेमिंग होती, करेक्ट सेंटेंस फ्रेमिंग है ही हु स्टूड विथ मी ड्यूरिंग माई हार्डशिप इज द वन आई कैन ट्रस्ट ऑन। आई होप ये सारे यूज जो हमने हु के पढ़े आपको क्लियर हुए होंगे। लेट मी रिवाइज वंस। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हु का यूज़ हमेशा पर्सन्स के लिए और कभी कभी पेट एनिमल्स के लिए होता है। नेक्स्ट थिंग वी हैव सीन, हु हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए यूज़ होता है, न कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स के लिए। ऑल्दो फॉर इनफॉर्मल लैंग्वेज और इन स्पीकिंग जनरली वी यूज़ हु फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट ग्रामेटिकली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। द नेक्स्ट वन जो हमने पढ़ा वो ये था कि हु का यूज़ ह्यूमन कलेक्टिव नाउन्स के लिए, जैसे कि कमिटी, गवर्नमेंट, टीम, इन सब के लिए भी हम हु का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीन कि ये बहुत ज़रूरी है कि रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट और वर्ब हमेशा एक ही रूल को फॉलो करें। द नेक्स्ट वी हैव सीन हु इज़ यूज्ड फॉर बोथ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। हु का यूज़ डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों ही तरह के क्लॉज में किया जा सकता है। एंड द लास्ट वी हैव सीन कि जब भी हु के साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट प्रिपोजिशन का यूज़ होता है तो प्रिपोजिशन ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द क्लॉज। कभी भी हम उसको इमीडिएटली हु के पहले यूज़ नहीं करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर क्लियरली। अगर आप अभी भी कुछ टर्म्स को नहीं समझ पा रहे हैं देन प्लीज़ वॉच द लास्ट वीडियो विच इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। In our next video, we will try to learn about uses of some other relative pronoun. Till then, please do
a lot of practice of the sentences. Relative pronoun is really a very important topic. So please don't forget to do a lot of practice of the sentences. Till then, Jai Hind everyone. Have a nice day.